अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है। तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। नून लीग नवाज शरीफ की वापसी की मुंतज़िर है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रहनुमा अपने अपने हलकों में कैंपेन में मसरूफ़ हैं, मगर तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल गैर वाज़ेह है। इस सब के दौरान इमरान खान जेल में हैं और वो इलेक्शन के वक्त जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस हवाले से खुद इमरान खान की जमात गैर यकीनी का शिकार है। और इस कशमकश के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे हैं और सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और जाते जाते 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही थी उन्हीं मामलात ने पार्टी को 9 मई की तरफ धकेला। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ये बयानात दबाव की वजह से दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ी है या तो वो गिरफ्तार थे या कई दिनों से लापता थे। और अब भी पीटीआई के 2 अहम रहनुमा और एक इत्तेहादी लापता हैं, जिनमें फरूख हबीब, सदाकत अली अब्बासी और शेख रशीद शामिल हैं। और ये कयासराइयाँ हो रही हैं कि पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक कोई रहनुमा जल्द मंजर आम पर आ सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस्मान डार कल मंजर आम पर आए। मगर उस्मान डार के मामले पर उनकी वालदा ने सारी जिम्मेदारी उनके सियासी हरीफ ख्वाजा आसिफ पर डाल दी है। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद उनकी वालदा ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को गन पॉइंट पर रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं, और मैं ख्वाजा आसिफ का सियासत में खुद मुकाबला करूंगी। इमरान खान के साथ खड़ी। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। उस्मान डार की वालदा इन तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी ख्वाजा आसिफ पर डाल रही हैं। उनके भाई उमर डार भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत एक दायरे में घूम रही है और मुल्क मुसलसल पीछे जा रहा है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और इस्टेब्लिशमेंट के करीब थी और नैब के जरिए सियासी मुखालफिन को टारगेट कराती थी, तो यही उस्मान डार दावे करते थे कि ख्वाजा आसिफ की बारी आने वाली है। और फिर तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत में ख्वाजा आसिफ की बारी आई और वो गिरफ्तार भी हुए और ये खबरें आई कि उन पर नवाज शरीफ को छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया? आपने कैसे देखी? आपको कैसे देखी भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? कितनी गलत बात की आपने? पूछे नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। और अब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट करीब हैं। उस्मान डार और उनके खानदान के साथ जो कुछ हुआ वो इसकी जिम्मेदारी ख्वाजा आसिफ पर डाल रहे हैं। मगर कल उस्मान डार ने अपने इंटरव्यू में ये दावा भी किया था कि वो खुद से रुपोश हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर उस्मान डार खुद से रुपोश थे तो उनके लापता होने के एक दिन बाद सिंध के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बयान क्यों दिया था कि उस्मान डार के वारंट बहुत पहले निकले हुए थे, इस सूरत में ही वो गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही खबर आई थी कि कराची में मलिर कैंट से उस्मान डार गिरफ्तार हो गए। और बाद में सिंध हाईकोर्ट में सिंध पुलिस ने कह दिया था कि उस्मान डार हमारी हिरासत में ही नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, एक दायरे में सियासत घूम रही है। एक ज़माने में उस्मान डार साहब आपके हवाले से दावे करते थे, फिर आप गिरफ्तार भी हुए, खबरें भी आई कि आप पर दबाव डाला गया कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें। आप लोगों को गिरफ्तार करके दबाव डाला जाता था, इन रहनुमाओं को रूपोश करके दबाव डाला जा रहा है। अचानक आते हैं टीवी पर आकर इमरान खान साहब पर जिम्मेदारी डालते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं और बराह रास्त आप पर इल्ज़ाम लगा रही है उनकी वालदा कि वो मुकाबला करेंगी। आपके लिए चैलेंज होगा उनका मुकाबला करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, मैं जो वालदा जो हैं उनकी मेरे लिए मोहतरम है, एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है कई नस्लों का, बड़ी बहन की तरह हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो उस्मान डार साहब उनका फ़र्ज़ंदे अर्जुमन जो कुछ कह रहा है और जो कुछ वो कह रहे हैं और जो कुछ उनका बड़ा बेटा कह रहा है, वो इतनी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना तज़ाद है उनकी अपनी घर की बातों में, घर के अफराद की बातों में,
कि मेरे कहने की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले वो अपने घर में डिसाइड कर लें कि इसको मैंने गिरफ़्तार करवाया है, गन पॉइंट पे गिरफ़्तार करवाया है, या किसी और तरीके से गिरफ़्तार करवाया है, या क्या वजह है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा कमेंट बनता ही नहीं है इसके ऊपर। और मैं खुदा न खास्ता जो है मेरी दिल में बड़ी इज़्ज़त है उनकी वालदा की। सियासी हरीफ होना एक अलहदा बात है, लेकिन मैं दूसरे जो सियासी मुखालिफ हों, उनकी जो घरेलू ख़वातीन हों, उनकी कभी भी खुदा न खास्ता जो है चादर और चार दीवारी की वायलेशन की कभी भी अटैम्प्ट नहीं करूँगा और सोचूंगा भी नहीं। मेरे लिए मैं समझा सोच भी जो है ना, मगर ख्वाजा साहब अब ज़ाहिर है पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, और जब टारगेट आप लोग हुआ करते थे तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब हों, आप लोग हों, वो सारा का सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर भी डालते थे, तहरीक इंसाफ पर भी डालते थे। अब उनके इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हैं, आप बज़ाहिर करीब नज़र आते हैं, तो जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी जमात पर आएगी, आप लोगों पर आएगी, और वो आ भी रही है और वो डाली भी जा रही है कि खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये इंदिया दे रहे हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं कि जो फील्ड है वो आप लोगों के लिए सेट की जा रही है। अब बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह मुनासिब है। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में उनकी पार्टी के वो लीडर हैं, सिंध में उनकी हुकूमत रही है, मेरा ख्याल है 15 साल हुकूमत रही है वहाँ पे। तो वो बिल्कुल अगर वो उनको कोई शिकायत है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की, तो हो सकता है वो उनकी शिकायत जो है वो दुरुस्त हो, या मैं उस पर स्पेकुलेट करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। लेकिन कमिंग बैक टू उस्मान डार साहब, उनके भाई, उनकी वालदा की जो बातें हैं, मैं फिर इसके ऊपर जो है ज़ोर दूंगा कि वो अपने बयान जो है अपने घर में पहले मिला लें। आई वुड लाइक टू बिलीव उस्मान डार साहब जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने वही बातें और MNAs ने भी की हैं, वही बातें जो है मीडिया पे भी हुई हैं, उनकी कोई मीडिया जो पर्सन्स हैं उन्होंने भी की हैं। जो 9 मई के शहादात हैं, 9 मई की जो गवाहियाँ हैं, जो वाक़यात हैं, वो सारे के सारे ये इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इस तरफ उंगली जो है वो उठती है कि भाई कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी, कोई एक मंसूबाबंदी थी कि एक ही दिन जो है फैसलाबाद में, मियांवाली में, मर्दान में, पिंडी में, ये सारी जगह पे एक दिन नहीं, तमाम जो सियालकोट में तमाम जो तनसीबात हैं फ़ौज की, उनके ऊपर हमला किया गया। और बाद ऐसे वाक़यात आए कि जिससे उस्मान डार साहब ने पॉइंट आउट किया है कि जिससे ये शहादत मिलती है कि कोई अंदर से, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट में उनके कुछ लोग जो है सिंपथाइजर्स मौजूद थे। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ बातें कन्फर्म कर रहे हैं। ये बातें जो साजिश है 9 मई को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़ जो है एक बगावत जो है, उसकी शहादत जो है विदाउट एनी डाउट जो है उस दिन के वाक़यात दे रहे हैं। ये तो सिर्फ करबोरेट कर रहे हैं, ये तो उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हमारे जो है लीडर ने या हमारी पार्टी की लीडरशिप ने मिलकर ये साजिश की थी। ये तो एक किस्म का इकरार है उस सिचुएशन का जो ऑलरेडी तमाम दुनिया के सामने आ चुकी हुई है। आप मुझे बताएं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं उस वक्त था, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो मैं जिनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, वो प्रोफेशनल जो है डिसऑनेस्टी होगी कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि चाहे वो डार साहब हैं या वो मौलवी साहब जो एक कराची के MNA हैं, जो उन्होंने बात की है, ये सारी बातें जो हैं बेसिकली उस तस्दीक है वाक़े की। जिस तरह आप अदालत में पूछते हैं कि भाई ये वाक़या हुआ, आप वहाँ पे थे, आपने ये देखा, और गवाह कहता है जी मगर साहब ज़रा सिर्फ गवाह हैं। आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ऑलरेडी कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं अपने हल्के में, मुतअद्दिद दफ़ा MNA बने हैं। इस वक्त
लोगों का मूड ये है कि आप उन्हें ये बता के वोट मांग पाएंगे कि ये 9 मई में मुलविस हैं, या उनके लिए वोट मांगना आसान है कि जी देखें ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, हमने स्टैंड लिया है, हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, गिरफ्तार हुआ है। आप और कारकर्दगी का बयानी अभी बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए 16 माह की हुकूमत के बाद, आप मान पाएंगे, इस बुनियाद पर वोट ले पाएंगे? ये जो आप बात कह रहे हैं इसमें वज़न है, मैं उसको टोटली रिजेक्ट या डिनाई नहीं कर सकता कि जो इस वक्त महंगाई है या जो 4 साल की इनकी परफॉर्मेंस जो है उसका बोझ जो है हमारे जो 1.5 साल की हुकूमत है उस पर पड़ा है, ज़रूर पड़ा है। उसको वो जो एक लुढ़क रही थी पहाड़ की चोटी से चीज़ जो है नीचे धक्का दिया गया हुआ था, उसको हमने रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम उसमें किसी थोड़ी हद तक जो है वो कामयाब हो सके हैं। कंप्लीट कामयाबी हमें नहीं हुई, बल्कि अगर किसी एंगल से देखें तो उसमें बाज़ जगह जो है सिचुएशन जो है वो ज़्यादा डिटेरिएट हुई है, इसलिए कि वो एक स्नोबॉल हो रही थी सिचुएशन जो है, नेगेटिव सिचुएशन जो है स्नोबॉल हो रही थी और आवाम मुश्किल में है। हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें उसको जो है जब बयानिया की बात होती है तो यही बयानिया जो है बिकेगा, यही बयानिया जो है वो बिलीव किया जाएगा कि हम इस सिचुएशन को रिवर्स करेंगे। जिस तरह 2013 में बयानिया हमारा यही था ना, लोड शेडिंग ख़त्म होगी, दहशतगर्दी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी, डेवलपमेंट होगी, आवाम को एक लिए आसानियाँ पैदा होंगी, और वो बयानिया जो है लोगों ने बिलीव किया, हमें वोट दिया 2013 में। ये अगले 4 महीनों में यही बयानिया बिल्टअप किया जाएगा। जहां तक ये 9 मई के वाकयात हैं, ये तो सारे पाकिस्तान के वाकयात हैं, ये हमारी ओनरशिप नहीं है, ये PMLN की ओनरशिप नहीं है, या पीपल्स पार्टी की ओनरशिप नहीं है, या JUI की ओनरशिप नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की ओनरशिप है। जब हमारी अफवाज के ऊपर हमला होगा तो कौम जो है अफवाज के साथ खड़ी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको डिसओन कोई भी नहीं कर सकता, ये हमारी ओनरशिप है। उस दिन के वाकयात जो हैं, हमारी फ़ौज पे जो हमला है, फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमला जो है, वो हमारी ओनरशिप है, वो हम पे हमला है, रियासत पे हमला है, 22 करोड़ आवाम पे हमला है। हमारी अफवाज हमारी हिफाजत के लिए ना। और ख्वाजा साहब, आपने बयान दिया अभी पिछले दिनों कि फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक आपने कहा कि फैज़ाबाद में लोगों को धरने के लिए जिन्होंने बिठाया था वही मुआहदे के ज़ामिन थे। अब आप तो ये बात कर रहे हैं, मगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात नहीं करनी है, जब आपके हल्के में भी आएंगे तब भी नहीं करेंगे, वो एक बयान देके खामोश हो गए। और इतलात यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें जाके यही समझाया है कि आप जी कंस्ट्रक्टिव बात करें, आगे जाके डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो मूड है, जो वोटर सपोर्टर का मूड है, वो ये है जो 2013 से पहले आपका बयानिया था वो सुनने का, या जो कुछ नवाज शरीफ साहब उन्हें बताते रहे पिछले 4-5 साल में वो सुनने का, जो आप तो कर रहे हैं मगर नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे होंगे। मुझे 1-1.5 मिनट दीजिए। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। एक तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये 100% जो है दुरुस्त नहीं है। ये बयानिया जो है, बयानिए के लिए मीटिंग हुई, बयानिए में जो है कि इस वक्त जो सियासी बयानिए हैं जिसमें एहतसाब का भी है, वोट को इज्जत दो का भी है, ये बयानिए जो है ना ये प्रेसिडेंस नहीं ले सकते इसके महंगाई को ख़त्म करने के बयानिए के ऊपर। ये एक हकीकत है और आप भी मुझसे इत्तफाक करेंगे। इस वक्त लोगों को अपने पेट की तकलीफ़ है, लोगों को जो है अपनी भूख की तकलीफ़ है, लोगों को ज़िंदा रहने की जो है मुश्किल पड़ी हुई है इसमें। और इसमें जो है एहतसाब जो है वो अपने वक्त पे हो सकता है, और जब इलेक्शन होगा तो वोट को इज्जत तो मिलेगी उस दिन, जब लोग अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे और बग़ैर खौफो ख़तर एक्सरसाइज करेंगे तो वो तो वोट को इज्जत मिलेगी। वो हमारा एजेंडा जो है इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल कंप्लीट होगा। हमारा क्या पूरे पाकिस्तान का एजेंडा होगा कि वोट जो है उस वक्त वोट की हुर्मत जो है, वोट की जो इज्जत जो है वो बहाल होगी कि इंडिपेंडेंटली लोग अपनी मर्जी के साथ वोट करें, जिस मर्जी पार्टी को दे रहे। एक बात। दूसरा जो एहतसाब का मामला है, नई गवर्नमेंट आएगी, वो एहतसाब का तरीक़ाकार जो है वज़ा कर लेगी कि हमने जो 75 साल की तारीख़ में जहाँ भी एरर्स हैं, जहाँ भी जो गलतियाँ हैं, जहाँ भी जो हमसे जो गलतियाँ मिनहसल कौम हुई हैं या सियासतदानों से हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हुई हैं, अदलिया से हुई हैं, इनका क्या तरीका होना चाहिए। शुड वी बिकम हॉस्टेज ऑफ आवर पास्ट और शुड वी मूव ऑन। ये फ़ैसला उस हुकूमत का होगा और आवाम की राय से पार्लियामेंट के ज़रिए होगा। मेरी राय अगर आप पूछेंगे तो मैं तो जो असम्बली के फ्लोर पे भी कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ कि मौका होगा इस इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत आती है कि तमाम अदारे जो हैं,
जिस 5-6 इदारे हैं, आपका जो मीडिया भी उसमें शामिल है, बिजनेस कम्युनिटी उसमें शामिल है, उसमें अदलिया शामिल है, एस्टैब्लिशमेंट है, सियासतदान यानी पार्लियामेंट शामिल है। अगर ये हम लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं, अशराफियाँ हैं, हम मिलके इन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकते हैं कि माजी की गलतियाँ जो है वो हम उनको दफन करें, उनका एहतसाब करें, उनका रेट्रीब्यूशन करें, उनको मगर करें। ये आगे तो आगे उस वक्त बढ़ पाएंगे ना। आपने कहा जब इलेक्शन होगा तो वोट को इज्जत मिलेगी। इलेक्शन 2018 में भी हुआ था, मगर वोट को इज्जत इसलिए नहीं मिली कि एक मुंतखब वजीर आजम को अपनी बेटी समेत जेल में डाला गया, प्री पोल रिगिंग हुई आप लोगों के खिलाफ, मीडिया मैनेजमेंट हुई आप लोगों के खिलाफ, अदालतों ने मैनेज किया आप लोगों के खिलाफ, इसलिए वोट को इज्जत नहीं मिली। 2023 के इलेक्शन में भी वोट को इज्जत कैसे मिलेगी कि अगर आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ नहीं कर पा रही है, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनके पार्टी के खिलाफ सख्तियां हैं, तो फिर कैसे मिले? जब 2018 में नहीं मिली तो 2023 में इलेक्शन से कैसे मिल जाएगी? इलेक्शन लड़के इज्जत मिलती है ना, बगैर लड़े वोट को कैसे इज्जत मिलेगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जो है इलेक्शन लड़े, पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन लड़े। आप देख रहे हैं रात को जो है अनाउंस हुआ है कि अगर उस्मान डार साहब जो हैं वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं तो उनकी अगर वालदा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, सौ बिस्मिल्लाह, बहन है, एक अच्छे माहौल में हम वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह सारे पाकिस्तान में ऑल्टरनेट कैंडिडेट देखें, ये सिचुएशन माजी में भी आई हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि आप जो है आवाम की राय को जो है वो स्टाइफल करें, उसको कोई दबाने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में जो है लोगों को एक्सप्रेस करने का ज़रूर मौका मिलेगा और इशू वही मईशत होगी, महंगाई होगी, बिजली, पेट्रोल, ये सारी बातें जो है ना ये एजेंडे पे होंगी। वैसा मगर फिर जो मूड है बयानिया कि 2018 में आप लोगों के खिलाफ भरपूर मैनेजमेंट के बावजूद पंजाब आप जीत गए थे, फिर आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल कराना पड़ा तहरीक इंसाफ में। अब इतनी भरपूर मैनेजमेंट के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को हरा पाएंगे आप अगर बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है, अल्लाह ताला, मैं कोई तकब्बर वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से, मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने के बाद जो है हालात बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होंगे। देखना मियाँ नवाज शरीफ का क्या क्रेडिट है, यानी मेरा लीडर है वो, अगर मैं बात करूँगा जो वाक़याती तौर पे जो है कोई मबहम होगी तो एक और बात है। देखिए, जनरल मुशर्रफ के वक्त उनको जलावतन किया गया, 2007 में जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी, उन्होंने यहाँ आने का उस वक्त भी अटैम्प्ट किया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है ये दोबारा जो है यहाँ पे आए और उनको जो है कैद कर दिया गया, 10 साल की कैद उनको सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के लीडर को अभी तक कोई, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, उससे अपील का राइट नहीं छीना गया, नवाज शरीफ से अपील का राइट से छीना गया था, उसको अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई। हमारे लीडर को ऑलरेडी सज़ा हो चुकी हुई थी, तोशाखाना में हो गई उन्हें, जो है तोशाखाना में सज़ा हुई थी जो सस्पेंड हुई है 3 साल की। देखें, सस्पेंड हो गई है ना, क्योंकि अपील का राइट है उनके पास, उनसे तो बुनियादी हकूक नहीं छीने गए थे। नवाज शरीफ से तो उसका बुनियादी हक जो है, अपील का हक जो है, जो सारी दुनिया में घटिया से घटिया माशरे में मौजूद होता है, उनसे वो भी छीन लिया गया था। आज ये सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनमें ये बार बार चीज़ सामने आ रही कि अपील का राइट नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने उस बिल के ज़रिए जो प्रोसीजर और प्रैक्टिस वाला बिल जो है हमने रिस्टोर किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच हो तो एक अलग बात है, मैं कानूनी या आईनी उसकी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अपील का राइट नवाज शरीफ से छीन लिया गया। एक चीज़ जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसके ऊपर कोई सज़ा सुना दी गई। यहाँ तो उसके अपने बंदे उसके सामने गवाह बन रहे हैं, ये उसके बंदे जो 9 मई के वाक़याती जो हक़ाइक़ हैं उनकी एविडेंस उसके बंदे कन्फर्म कर रहे हैं कि साजिश उसने तैयार की हुई थी। ऐसी कोई सिचुएशन मियाँ नवाज शरीफ के वक्त नहीं थी, कतई तौर पर नहीं थी। या बेनज़ीर जब वापस आई हैं उनके भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ये एक सिचुएशन बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है, आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते 2013 से या 2008 के साथ जो है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं, अमल दरामद उन पर किया जा रहा है, क्या होगा आगे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद अब अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर होने वाली स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। नए रूल्स बना दिए हैं।
कुछ अशिया पर पाबंदियां लगा दी हैं और कुछ पर ड्यूटीज लगा दी हैं हुकूमत की जानिब से। डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे कम होकर 283 रुपये 62 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर आज 1 रुपया सस्ता होकर 284 रुपये पर फरोख्त हो रहा था। हुकूमत की डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता एक महीने में 23 रुपये 50 पैसे कम हुआ है। एक तरफ हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अशिया की स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल और उसके तहत होने वाली स्मगलिंग पर तेजी से क्रैकडाउन कर रही है। हुकूमत की जानिब से इन हालिया इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एलामिये में कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोशिशें खुशी का बाइस हैं। अफगान ट्रांजिट तिजारत से पाकिस्तान में कपड़े, कॉस्मेटिक्स, टायर, काली चाय, मेवे और घरेलू सामान स्मगल हो रहा था। अफगान ट्रांजिट तिजारत का गलत इस्तेमाल मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा था। सनती अफरादी क़ुव्वत और बेरोजगारी हो रही थी। मुल्क भी अफगान ट्रांजिट तिजारत के गलत इस्तेमाल से ड्यूटीज़ और टैक्सों का नुकसान कर रहा था। ट्रांजिट तिजारत में मंगवाई जाने वाली अशिया अफगानिस्तान की तलब के मुताबिक होनी चाहिए। अफगान काली चाय नहीं पीते तो दरामद क्यों करते रहे? अच्छा है अब ये नहीं हो रहा। अफगान सब्ज़ चाय पीते हैं, ये उनकी ज़रूरत के मुताबिक मंगवाने की इजाज़त होनी चाहिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाई जाने वाले खाम माल का दायरा कार जांचा जाना चाहिए। अफगानिस्तान में जो सनतें नहीं हैं उनका खाम माल भी ट्रांजिट ट्रेड में आ रहा है। हुकूमत की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से इन नोटिफिकेशंस के बाद पैदा होने वाली क़यासराइयों पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड बंद नहीं की, अलबत्ता पाकिस्तान मौजूदा ट्रेड सहूलियात के गलत इस्तेमाल को कबूल नहीं करेगा और इस हवाले से लिए गए हालिया या मुस्तकबिल में लिए जाने वाले फैसले भी इसी अंडरस्टैंडिंग पर मबनी होंगे। ये बहुत अहम इकदाम किए गए हैं और ये सारे इकदाम अब से चंद हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में और इसके अलावा अपने आर्टिकल्स के ज़रिए मुसलसल साबिक चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी इनका मुतालबा कर रहे थे कि जो ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग है, इसके अलावा अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल है, ये मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। एक्सचेंज कंपनीज मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, इस पर क्रैकडाउन होना चाहिए और अब हो भी रहा है। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने ट्वीट भी किया और बड़ी इन इकदाम की तारीफ भी की है। आपको लग रहा है ये आर्जी हल है या सिर्फ दुरुस्त है जो किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने करेंसी पे क्रैकडाउन किया है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड है कि दोनों आपस में लिंक्ड हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इस वक्त अफगानिस्तान की इंपोर्ट जो है उनकी वैल्यू है $8 बिलियन और उनकी एक्सपोर्ट है सिर्फ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर इंक्लूडिंग रेमिटेंस। तो वो $7.5 बिलियन जो है वो टेक्निकली हमारे डॉलर इस्तेमाल करके इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं दोबारा समझाऊँ, उनकी इंपोर्ट है $8 बिलियन, एक्सपोर्ट और उनकी रेमिटेंस मिलके बनती है 2, तो तकरीबन 6.5-7 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान के इस्तेमाल करते हैं। तो जो $8 बिलियन है उसमें मेरा तखमीमा ये है कि आधी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो कभी अफगानिस्तान जाती ही नहीं है, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो जाती है। उसके लिए डॉलर हवाले से पे किए जाते हैं। जो अफगानिस्तान जाती है वो भी जो उसकी कीमत है वो उसके डॉलर वो पाकिस्तानी मार्केट से ख़रीदते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान डॉलर में डिमांड आ गई थी। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि पाकिस्तान में एक गज़ भी रेशमी कपड़ा ना बनता है ना इंपोर्ट होता है और पाकिस्तान की बाज़ार रेशमी कपड़े से भरे पड़े हैं। वो सब अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माल है। पाकिस्तान में ब्लैक टी सारी अफगान इस्तेमाल होती है। अब ये हाल हो गया है शाहजेब साहब कि अब तो अफगानियों का सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल होता है। जो जूना मार्केट वाला है वही इंपोर्ट कर रहा होता है, सब कुछ वही कर रहा होता है, वो सिर्फ अफगानी का नाम देता है और इंपोर्ट करता है टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे गवर्नमेंट ने 2 SRO इशू किए हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक है SRO नंबर 1397। ये SRO FBI ने इशू नहीं किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इशू किया है, जिसमें उन्होंने कुछ आइटम पे पाबंदी लगा दी है, जिसमें कपड़ा है, जिसमें टायर है, जिसमें ब्लैक टी है और कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। ये वो आइटम है जिस पे पाकिस्तान ने कहा ये आइटम इंपोर्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, ये अफगानिस्तान इंपोर्ट नहीं कर सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बैन कर दिया। दूसरा SRO नंबर है 1380। 1380 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगा सकती अफगानिस्तान के गुड्स के ऊपर, तो उन्होंने एक 10% प्रोसेसिंग फ़ी लगाई है। ठीक है, और उन्होंने एक सबसे दूसरी बात जो की है वो ये की है कि अफगानिस्तान में जो भी इंपोर्ट होती थी उनसे FBI एक इंश्योरेंस की रिवॉल्विंग गारंटी लिया करता था। अब उन्होंने ख़त्म कर दी और सबसे बैंक गारंटी लेनी है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि अगर अफगानिस्तान की ट्रेड को आपने, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आपने मैनेज कर लिया
तो आप समझ लें कि पाकिस्तान के मईशत के तकरीबन 20% मसाइल हल कर जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वो मैनेज हो जाएगी या नहीं, ये जो दो इक़दाम है कि पाबंदियाँ, और दूसरा ये कि जी आपकी बैंक गारंटी होगी, अगर ये प्रूफ नहीं मिला कि अफगानिस्तान रशिया गई हैं तो वो कैश हो जाएगी। ये दो इक़दाम ऐसे हैं कि जिससे कंट्रोल हो जाएगी। सबसे बड़ा आइटम बैन का है ना सर, सबसे बड़े आइटम जो है पहली वाली लिस्ट के अंदर है, जो आ ही नहीं सकता। पहले देखिए ना, पहले तो आता था, आ ही नहीं सकता ना, वो आएगा नहीं तो फिर वो कैसे अवेलेबल होगा। अभी तो पहले ना कि आता है अफगानिस्तान में फिर दिखता है ना, अब आपने कह दिया कि फैब्रिक आ ही नहीं सकता, खत्म हो गई बात, ब्लैक टी आ ही नहीं सकती, बैन हो गई, खत्म हो गई बात। देखिए शाहजेब, मुझे खौफ इस बात का नहीं है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का क्या होगा, मुझे खौफ इस बात का है कि सियासी गवर्नमेंटें आएंगी और ये ट्रेडर के प्रेशर में आके इसको दोबारा ओपन कर देंगी। मैं आपको बिल्कुल ओपन बात कह रहा हूँ आज कि ये सियासी गवर्नमेंट, मैं जब चेयरमैन एफबीआर था, मैं भी इसलिए नहीं कर सका कि सियासी गवर्नमेंटें, ये सारा सामान हमारी बाज़ारों में बिकता है, हमारे चैम्बर्स, हमारे लोग इसमें शामिल हैं, वो बेचते हैं इसको। तो जब वो बेचते हैं और उनका सारा कारोबार इससे मुश्तमिल है, तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि इनके ऊपर हाथ हौला रखें। अच्छा, मगर सिर्फ सियासी पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं ना, जब आपने क्रैकडाउन करने की कोशिश की स्मगलिंग पर, तो कोर कमांडर कोयटा भी आ गए थे, आपने बताया। इसके अलावा जनरल बाजवा ने आपको कहा था जब आपने रियल एस्टेट पे करने की कोशिश की, अब वहां से भी तो एक पूरी विल नजर आ रही है ना। हाँ, वो नहीं, वो विल नजर आ रही है, मगर वो विल नजर आ रही है, साथ में ये वाली विल नजर आ रही है, दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमारे डॉलर के ऊपर 6 बिलियन का इफेक्ट डाल रही है। तो हमारी इंपोर्ट जो 70 मिलियन है, वो 70 नहीं है बल्कि 76 है। तो अगर मैं 6 बिलियन निकाल दूं तो मेरा डॉलर आज 250 का हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये डॉलर 250 पे आना चाहिए अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आपने मैनेज कर। देखिए शाहजेब, ये जो SRO नंबर 1397 जो है ना, जिसमें पाबंदी लगी है, ये बड़ा सीरियस SRO है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा फैब्रिक पे पाबंदी लगाई है, थोड़ी बहुत लगी, इतना ड्रास्टिक एक्शन कभी नहीं हुआ। और एक बात और आप याद रखें, आज जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान की चल रही है वो इस 6 बिलियन डॉलर से चल रही है ना जी। उनके पास तो सैंक्शन है, उनके पास तो डॉलर है ही नहीं, तो वो कहाँ से अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरी एक गुजारिश, थोड़ा समझे मैं क्या कह रहा हूँ। इस वक्त जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चल रही है फाइनेंशियली, वो इस पर चल रही है ना कि वो इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के लिए डॉलर कहाँ से लेते हैं, वो उनके पास तो डॉलर है ही नहीं। तो उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो टेक्निकली पाकिस्तान का हवाला सिस्टम फाइनेंस कर रहा था, एक्सचेंज कंपनियां फाइनेंस कर रही थी। अभी जब आप इसको कंट्रोल करेंगे तो अफगान गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो अब इसमें पार्टी नहीं बने और इस चीज़ को सही करे। ये बहुत बड़ा स्टेप है, अभी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। ऐसा एक और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जहाँ इसको सराहा है, दूसरी तरफ उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि जी जब चाइना, सिंगापुर, जर्मनी और यूके से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जाने वाली अशिया का डेटा लिया गया तो जो वैल्यू है 2022 की वो 26.3 अरब डॉलर है। मगर जब पाकिस्तान से उन्हीं अशिया का इंपोर्ट स्टेज पर डेटा लिया गया तो 18.8 अरब डॉलर, यानी तकरीबन 7.5 अरब डॉलर के अंडर इनवॉइसिंग है, जो उनके मुताबिक 578 से 963 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का लॉस है। इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए? अच्छा, मैं इस तरह आपके साथ पहले भी मेरा हमेशा बड़ा फ्रैंक गुफ्तगू होती है। जब मैं चेयरमैन एफबीआर बना तो जो पहला आदमी या दूसरा आदमी मुझे मिलने आया पाकिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो चाइनीज़ एम्बेसडर इन पाकिस्तान एट दैट टाइम था। उसने मुझे आके बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा, मिस्टर जैदी, आई नो योर व्यूज़ अबाउट अंडर इनवॉइसिंग। मैंने कहा जी बिल्कुल। उसने दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की। उसने कहा कि जो शेंजन है और जो आपका इलाका है, जो सारा जो आपका चाइना में इलाका है, वहाँ आपके लोग बैठे हैं, आपके लोग बैठे हैं, मतलब मैं कुछ हमारे इलाके के, और वो इसमें इन्वॉल्व है और हम ये चाहते हैं कि इसको आप सेटल करें। और उसके बाद मैंने एक एग्रीमेंट किया जिसमें, अच्छा इसमें होता ये, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और मेरी ज़ाती व्यू है, मैं ये फिगर जो आपके सामने है वो जो भी होंगी, मेरी कैलकुलेशन जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तकरीबन 5 से 4.5 से 5 बिलियन डॉलर की अंडरवाइसिंग हो रही है पाकिस्तान में, हो रही थी मेरे साथ। और इसमें सबसे बड़ा आइटम जो है वो ऑटो स्पेयर पार्ट्स है। ओके, वो 2019 की बात है, 2022 का। हाँ, वो सारा जो है ना बेसिकली ऑटो स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो बुनियादी बात जो उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें ये होता है कि सिस्टम ये होता है शाहजेब कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं ना जी, उनको और पाकिस्तानी जो कॉन्सुलेट होते हैं उनको स्टैम्प करना होता है अगर इंपोर्ट का कोई बिल आ रहा हो। तो वो इंपोर्ट के जो बिल वहाँ पे शंघाई में और शेंजन में जो पाकिस्तानी चैम्बर एम्बेसीज कर रही थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी कारकर्दगी भी
हमारे तसल्ली नहीं थी। फिर मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर को, पाकिस्तानी एम्बेसडर चाइनीज़ के साथ एग्री किया और चाइना ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो ग्रेजुअली इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा हम ग्रेजुअली इसको कंट्रोल करेंगे। मगर हाल ये था शाहजेब के जो कस्टम हाउस है उसके बिल्कुल सामने वाली गली में आपको जाली जीडी और जाली इन्वाइसेस मिलती हैं अभी भी, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलती, होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसमें आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट, पाकिस्तानी जो आपका कमर्शियल कॉन्सुलेट बैठा हुआ है शंघाई में या शेंजन में, उनको लेना पड़ेगा। और जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी अब जाके चाइना में सेटल होके अंडर इनवाइसिंग वाला काम करती है, उसको सेटल करना पड़ेगा। तो ये जो कस्टम के साथ लोग बैठे हैं और ये रूलिंग इशू करते हैं, ये सारा एक माफिया था है और ये पूरा सिस्टम है उस माफिया के तहत कर रहा है। तो अगर आपने पाकिस्तान की इंपोर्ट को बैलेंस करना है और सही करना है तो चाइनीज़ अंडर इनवाइसिंग को सही करना पड़ेगा। और इस बात की जो आपने फिगर दी है, इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इनकार नहीं करती, इससे वो डिनाई नहीं करते। तो डेटा ही उनका है, एक्सपोर्ट वैल्यू उनका है, हमारी चाइनीज़ एम्बेसडर ने ये मुझे कहा था कि वो हमें कोऑपरेट करने को तैयार है। वो ये एडमिट कर रहे थे कि ये है, मगर उन्होंने कहा कि जी ये इसमें पूरा एक नेटवर्क है, इसमें आपकी कॉन्सुलेट वाले भी शामिल हैं, तो इसको आप सेटल करें। मतलब अभी 550 से 1000 अरब रुपए तक का मामला है जी। दूसरी तरफ IMF वर्ल्ड बैंक हमसे कह रहे हैं कि जी आप रियल एस्टेट को, रिटेल को और एग्रीकल्चर को टैक्स करें, ये यहाँ पर अंडर इनवाइसिंग करके इतना टैक्स बचाया जा रहा है। मगर वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है जो 50,000 से कम वाले हैं आप उन पर भी टैक्स कर दें, सैलरीड इनकम के साथ थोड़ा जुल्म होगा। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपके एक प्रोग्राम में पहले आया था, आज किसी दुकान पर आप चले जाएँ तो उसके जो शेल्फ है उस पर 3 गुड्स रखी हुई हैं। एक उसने खुद बनाई है, एक वो है जो ड्यूटी पेड है, एक वो है जो अफगान ट्रांजिट से आई हुई है, एक वो है जो अंडर इनवाइसिंग आई हुई है। तो रिटेलर उस वक्त तक टैक्स रेट में आ ही नहीं सकता जब तक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और चाइनीज अंडर इनवाइसिंग को सेटल नहीं करे, क्योंकि उसके पास तो परचेज इनवाइस ही नहीं है। जब वो अपनी बाइंग नहीं दिखा सकता, तो कैसे दिखाएगा? अब जो सैलरी वाली बात है, ये मेरे ज़ाती हिसाब से ये गलत है और हम उनको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि पाकिस्तान में बाइंग पावर कितनी कम हो गई है और हमने ये सैलरी वालों को जो टैक्स इंसिडेंस है वो बढ़ा के 30% बढ़ाकर, जबकि वीज़ा विज अदर्स वो कितना कम उनको है। ये भी तो हम उनको इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि वो हमें ये नहीं समझा पा रहे हैं कि रियल एस्टेट, रिटेल और इसको हमें लाना है। आप रिटेल का तो कह रहे हैं कि ये 2 मसले एड्रेस हो गए तो रिटेल भी आ जाएगा, फिर रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर भी आ जाएगा। 12.5 एकड़ तक कह रहे हैं कि जी आप लेके आए। मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में बिल्कुल साफ कहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद एग्रीकल्चर से नहीं है, इसलिए कि एग्रीकल्चर की टैक्सेशन एक बड़ा मुश्किल काम है, रियल इनकम निकालना। और उसके जहाँ तक आपका रियल एस्टेट का सवाल है, उसमें आपको प्लॉटों का डीलिंग है, जिसमें आप प्लॉट डील करते हैं, इसमें से पैसे आ जाएंगे। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है इसमें से आपको पैसे रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और प्लॉटों की जो चीज़ है वो एक अलग चीज़ है। तो आप दोनों को अलग अलग रखें, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। और इसमें मैं आखिरी बात, सॉरी, इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर की, जब हम रिटेलर की बात करते हैं ना तो हम इस दरमियान में आढ़ती को निकाल देते हैं। जो एग्रीकल्चर का प्रॉफिट है ना वो आढ़ती के पास है। आप मुझे बताएं कि चूनिया मंडी, कामों की मंडी, जो करोड़ों अरबों का कारोबार वहाँ पे हो रहा है, अरबों का कारोबार होता है मंडियों में, जो गोश्त की मंडी है, जो प्याज की मंडी है, इसमें अरबों का कारोबार हो रहा है, उसमें कभी कोई टैक्स ऑफिसर गया है? जब तक आप उस मार्केट को, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी की मार्केट है, हम समझ रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा लेंगे, वो नहीं है। असल पैसा जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी की मार्केट के अंदर है और वो सारा ब्लैक का पैसा है। उसको अगर आप जब तक आप टैप नहीं करेंगे, जब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान से महंगाई कम होगी, ना पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का टैक्स बेस बढ़ेगा। ये हमें समझना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आलू या प्याज एग्रीकल्चरिस्ट किस प्राइस से बेचता है और आपको किस प्राइस से मिलती है? दरमियान में जो एक मिडिल मैन बैठा हुआ है, पाकिस्तान का माफिया वो लोग हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा इमरान खान के लिए इस वक्त एक बड़ा मसला यह है कि उनका एक वकील एक बात करता है, दूसरा अदालत में दूसरी बात कर देता है। क्या हुआ आज आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान जब अटक जेल में थे तो पीटीआई और उनके वकला को शिकायत थी कि उन्हें अटक जेल में बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही हैं। अडियाला जेल में अच्छी सहूलियात मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इमरान खान की तरफ से अडियाला जेल मुंतकली के लिए बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। उनके वकील शेर अफजल मरवत हर समात में यही मौक़िफ़ अपनाते रहे कि इमरान खान को अटक जेल में रखना गैर कानूनी है, नाइंसाफ़ी है, उनको जल्द अज जल्द
अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते अदालत ने इमरान खान की यह दरख्वास्त मंजूर कर ली और इसके बाद उनको अटक जेल से निकाल कर अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इब्तिदा में पीटीआई ने इस पर खुशियां मनाई, मगर अब पीटीआई अपनी इस कामयाबी पर पछता रही है और अटक जेल की सहूलियात को अडियाला जेल से बेहतर कह रही है और अदालत से शिकायत कर रही है। लेकिन खुद इमरान खान ने अब तक बराह रास्त ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। कल जेल में समाअत के दौरान भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आज इमरान खान के वकील शिराज रांझा ने साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात के सामने अडियाला जेल में मुंतकली पर पछतावे और गलती का एतराफ़ कर लिया। आज इमरान खान की अपने बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की नई दरख्वास्त दायर करते हुए शिराज रांझा ने जज अबुल हसनात से मुकालमा किया कि चेयरमैन पीटीआई को बताए बगैर अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। उन्हें अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। तो जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं हैं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से आमने सामने बात होती थी, लेकिन अडियाला जेल में हालात ही मुख्तलिफ हैं। अडियाला जेल में बहुत रश है, अटक जेल में सुकून था। चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान के वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई पर गैर जरूरी सख्ती हो रही है, अदालत बेहतर क्लास का फैसला करती। इमरान खान को टीवी और बेहतर बिस्तर क्यों नहीं देते? अटक जेल में सुकून था। तो जज ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश और अखबार की सहूलियात दी थी। जेल मुंतकली का ख्वामखा तमाशा बनाया गया। इस पर इमरान खान के वकील शिराज रांझा ने कहा कि जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर करने से पहले शेर अफजल मरवत को कानूनी टीम से मुशावरत करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत किए बगैर हाई कोर्ट और आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अटक जेल में वकला की मुलाकात बहुत आसान थी, अडियाला जेल में तो बहुत मसाइल हैं। तो जज ने फिर रिमार्क्स दिए कि कल मैं डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के दफ्तर में बैठा था, मेरे सामने से 70 मुल्जिमान गुजरे। जज अबुल हसनात ने मजीद कहा कि नोट कर लो सब, शुक्र है कि आप अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से गलती माने तो सही। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।